जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 6 की जियोग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अब हमारा 4th जो चैप्टर है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मानचित्र। तो इसमें हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और जो हम ग्लोब और मानचित्र में अंतर क्या है और आरेख या रेखाचित्र में अंतर क्या है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको पीडीएफ पढ़कर सुनाते हैं और उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप उन नोट्स को अपनी कॉपी पर उतार लें और ताकि आपको जिस आपने चैप्टर को रीड किया है, जिसको आपने पढ़ा है, उसकी विषय वस्तु आपको आसानी से समझ में आ जाए। किसी भी वस्तु किसी भी हम चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमको उस चैप्टर के लिए सबसे पहले उसे सुनना, फिर उससे पहले उसे देखना, फिर उसे सुनना, रीड करना और लिखना। ये 4 स्टेप ज़रूरी होते हैं। इन 4 स्टेप को यदि हम कर लेते हैं, तो वो जो चीज़ है, वो हमारे माइंड में एक तरह की, मान लीजिए कि जैसे मेमोरी में सेव होती है, इस तरह वो चीज़ हमें याद हो जाती है या फिर पक्की हो जाती है। तो हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं, मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हमने अध्ययन करना होता है, तब तो ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। अब आपको बताया गया है कि ग्लोब से हम पूरी पृथ्वी के स्थलों, महाद्वीपों, महासागरों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हमें अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों आदि के बारे में अध्ययन करना होता है, तो उसके लिए हमें मानचित्र जरूरी है। हम मानचित्र से ही उसको विस्तार से समझ सकते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह है, जहाँ इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र की परिभाषा आपको पता लगी। मानचित्र पृथ्वी की सतह है, जहाँ इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो मानचित्र हैं, वो हमारी विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं। मानचित्र में हमें किसी भी क्षेत्र विशेष की विस्तृत जानकारी, मतलब कि उसके बारे में, उसके बिंदुओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र के यदि आप बहुत सारे मानचित्रों को एक किताब का रूप प्रदान कर देंगे, तो उसे एटलस कहते हैं। और मानचित्र जो है, हमें ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। अब मानचित्र के भी प्रकार होते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जिससे कि नीचे वर्णित किया गया है। तो हम अब मानचित्रों के प्रकार पढ़ेंगे। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो फर्स्ट प्रकार आपको पता चला। अब दूसरा प्रकार है राजनीतिक मानचित्र। जैसा कि आपको परिभाषा से पता चल रहा है, भौतिक का मतलब पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों से ही है। तो भौतिक मानचित्र में यही दर्शाया जाएगा। राजनीतिक मानचित्र से अभिप्राय विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से है। तो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों में राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अगला है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है।
इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो अब हमने मानचित्रों के प्रकार पढ़ लिए। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरे हमारे राजनीतिक मानचित्र और तीसरे थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में हम सड़क किसी विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं। अब इन मानचित्रों के घटक होते हैं, 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। पहला घटक है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। बड़ी दूरी को यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात का होता है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। मतलब जो किलोमीटर की दूरी को सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त करके हम उसे छोटा कर सकते हैं, यही बताया जा रहा है यहाँ पर। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थलों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो दूरी के बारे में जैसे घटक है, मानचित्र का घटक पहला दूरी है। तो दूरी यदि हमें पैमाना पता है तो हम मानचित्र पर स्थित किन्हीं भी 2 स्थलों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। तो अब 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शा दिया गया। तो इस तरह मानचित्र को भी छोटे पैमाने वाला मानचित्र, बड़े पैमाने वाला मानचित्र इस तरह विभाजित करके उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब अगला घटक है हमारा दिशा। इधर दिक सूचक दिया हुआ है, जो कि इसकी जो सुई है वो हमेशा उत्तर दक्षिण में ही ठहरती है और इससे हम इसे किसी भी मानचित्र पर रखकर हम उनकी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। अगला घटक है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। इसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान
उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं चित्र 4.2। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। तो 4 दिशाएं क्या कही जाती हैं? प्रधान दिग्बिंदु कही जाती हैं। बीच की 4 दिशाएं जो हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं के मध्य से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ये आपको बताया गया है। इसकी जो 4 दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये प्रधान दिग्बिंदु हैं और उनके बीच की दिशाओं से हम इस मानचित्र पर स्थित किसी भी बिंदु के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो जो ऊपर दिया हुआ है मानचित्र, इसमें बताया गया है कि विकास के घर से आप सामुदायिक केंद्र की दिशा बताइए। अब ये उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में ये दिया हुआ है। तो विकास के घर से क्या सामुदायिक केंद्र क्या हुआ? उत्तर दिशा में हुआ, ठीक है। और विद्यालय कौन सी दिशा में हुआ? तो जो हमारी दुकानें हैं वो कौन सी दिशा में है? तो उत्तर, और जो उत्तर पश्चिम में हुई। और विकास से घर से हमारे जो खेल का मैदान है वो कहाँ हुआ? उत्तर पूर्व में हुआ। और जो हमारे फलोदान है विकास के घर से वो किधर हुए? तो वो पूर्व में हुए, ठीक है। इस तरह हम किसी मानचित्र से पता लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे दिक् सूचक की कार्य बताया गया। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। मुख्य दिशाएं यानी 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है। अगला जो घटक है मानचित्र का वह है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों जहाँ कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो ये अंतर्राष्ट्रीय है। ये अंतर्राष्ट्रीय है यानी आप कोई भी मानचित्र ले लो, उसमें किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए यही जो प्रतीक हैं वो प्रयोग किए गए होंगे। बस्ती को दर्शाने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं, कब्रिस्तान को दर्शाने के लिए इस तरह, पेड़ों को दर्शाने के लिए ये और घास को दर्शाने के लिए ये। इसी तरह रेल लाइनों के लिए जो बड़ी लाइन होती है उसके लिए इस तरह का प्रतीक प्रयोग करते हैं। कच्ची जो सड़कें होती हैं उनके लिए, पक्की जो सड़कें होती हैं उनके लिए इस तरह का और कच्ची के लिए इस तरह का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए इस तरह के करते हैं, राज्य सीमा के लिए इस तरह का करते हैं और जिला सीमा के लिए इस तरह के करते हैं। तालाब को दर्शाने के लिए इस तरह के करते हैं, मस्जिद को दर्शाने के लिए इस तरह करते हैं। तो अब ये क्या है? ये विश्वव्यापी है, ठीक है। ये विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं, ऊपर भी दर्शाए गए हैं। और ये मानचित्र जो है इसमें इनका प्रयोग किया गया, उन चित्रों का प्रयोग किया गया। तो ये क्या है? ये छतरी है, ये पेड़ दर्शाए गए हैं, ये हमारा मंदिर है, ये सुंदरपुर, ये गांव के बारे में दर्शाया गया है, ये हमारी लाइन है, ये हमारे मस्जिद के बारे में दर्शाया गया है, जो फिर पेड़ हो गए, ये तालाब के बारे में दर्शाया गया है। तो इस तरह ये गिरजाघर है। तो इस तरह आप इन प्रतीकों की सहायता से मानचित्र पर
क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में समझ सकते हैं। विभिन्न रंगों का प्रयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब रेखा चित्र क्या होते हैं? रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथावत और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अब बिना पैमाने की सहायता से और जो कच्चा जो रेखा चित्र होता है उसे ही हम रेखा चित्र कहते हैं कोई छोटा मोटा काम के लिए। अब खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो खाका मतलब कि क्षेत्र छोटा है लेकिन उसे दर्शाया किस में जा रहा है? बड़े क्षेत्र में दर्शाया जा रहा है, उसे हम खाका कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। तो अब हम जब हम बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र किसी मकान भवन आदि का, उसमें हम कमरे की लंबाई चौड़ाई गहराई आदि के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम खाका खींचते हैं। विस्तृत जानकारी हमें खाके में रेखा चित्र में प्राप्त होती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। मानचित्र के 3 घटक कौन-कौन से हैं तो आपको पता होगा। दिशा, प्रतीक और दूरी ये 3 घटक हैं। प्रधान दिग्बिंदु कौन-कौन से होते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो मैं मानचित्र का पैमाना है कि किसी बड़े क्षेत्र को एक छोटे कागज के क्षेत्रफल पर दर्शाना ही मानचित्र कहलाता है। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्योंकि ग्लोब से हम बहुत बड़े जैसे पूरी पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन मानचित्र की सहायता से हमें किसी भी शहर स्थानीय देश राज्यों या किसी विशेष क्षेत्र के बारे में उसके बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ग्लोब में इससे हमें सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमें अधिक सहायक होते हैं। मानचित्र में खाका के बीच अंतर बताइए। तो जो खाका होता है जो है टेम्परेरी खींचा बनाया जाता है किसी छोटी जरूरत के लिए। इसमें कोई पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता है और जो है कच्चा आरेखण होता है, लेकिन जो मानचित्र होता है इसमें इसमें पैमाने का प्रयोग किया जाता है और जो है पक्का होता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपने ऊपर की है चर्चा। प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के देने का तो ये भी आप कर सकते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से हैं? तो ये भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया, अभी ऊपर पढ़ाया है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो आप बता सकते हैं। जलाशयों को दिक्सूचक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपने अभी ऊपर पढ़ा। पैमाना आवश्यक है, अभी ये भी आपने आगे ऊपर पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसमें सिर्फ मानचित्र के बारे में जानकारी दी गई थी और अभी हम इसके नोट्स देते हैं। आप इनके नोट्स एक बार देख लेंगे तो आपके इस चैप्टर की विषय वस्तु आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए नोट्स देखते हैं अभी। चैप्टर 4 मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की एक सतह है जहाँ इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। जो मानचित्र की परिभाषा है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो एटलस बन जाता है। मानचित्र के प्रकार। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अब मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? पहला है दूरी। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं।
उदाहरण मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। दूसरा है हमारा दिशा। 4 मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। हम दिक्सूचक यानी कंपैस की मदद से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमें उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में होती है। तो हम कंपास की सहायता से दिक्सूचक यानी कंपास की सहायता से हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपास होता है वह हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो इससे हम अन्य दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। आगे है प्रतीक। ये प्रतीक कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था, अलग-अलग जैसे पक्की सड़क, कच्ची सड़क, तालाबों, वृक्षों आदि के लिए जो प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बने हुए हैं, उनके बारे में आपको बताया था। अब आगे है रेखाचित्र क्या होता है। कच्चे आरेख रेखाचित्र एक आरेखण है। कच्चे रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथावत और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका क्या होता है, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो अब आपको रेखाचित्र जो कि बिना पैमाने और रेखा चित्र खींचा जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी पता चलेगी। मानचित्र के बारे में पता चलेगा आपको, खाका के बारे में पता चल गया आपको। अब मानचित्र के प्रकार कितने होते हैं ये आपको पता चला। ग्लोब की सहायता से हमें कम विस्तृत जानकारी मिलती है ये आपको पता चला। और जो हमारे मानचित्र हैं उसके 3 घटक, दिशा, दूरी तथा प्रतीक के बारे में पता चला। तो इस तरह आपका आज चैप्टर खत्म होता है। कल हम इसके अगला चैप्टर करेंगे। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।